and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we will be covering the end of bipolarity, which is now your chapter number 1 of your book 1 Contemporary World Politics. Right? पहले ये chapter 2 था, इससे पहले जो आपका chapter आता था that was the Cold War era. लेकिन इस सेशन से this is now the chapter number 1 in the new NCERTs. तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर से शुरुआत करते हैं. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको सिंपली एक चीज रेकमेंड करूंगी. कोल्ड वॉर एरा जो चैप्टर 1 हुआ करता था उसकी 30 मिनट्स में फुल रिवीजन वीडियो देख लो, ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए, एक बैकड्रॉप मिल जाए कि इस चैप्टर में असल में हम किस चीज की बात करेंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो बैकग्राउंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं. द एंड, कुछ खत्म हो रहा है, और वो क्या है? बाइपोलैरिटी. अब ये बाइपोलैरिटी क्या है, इसको समझने के लिए चैप्टर 1 की थोड़ी सी रेफरेंस लाते हैं. सो बाय यानी कि टू है ना, पोलैरिटी यानी कि डिफरेंटली, एकदम पोलर है, पोल्स अपार्ट हैं. तो ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे कोल्ड वॉर एरा के दौरान दो अलायंसेस, यूएसए और यूएसएसआर. दोनों के ही अलायंसेस थे. राइट? यूएसए की क्या आइडियोलॉजीज थी? कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी. राइट? यूएसएसआर की क्या आइडियोलॉजीज थी? योर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. राइट? सो दीज वर द टू पोल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. लेकिन ये जो पोलैरिटी है ये अब एंड हो जाएगी. इसीलिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे ये जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा. तो क्या हुआ? सिर्फ एक पोल रह गया और दूसरा क्या हो गया? एंड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2 या फिर चैप्टर नंबर 1, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. चलिए अब सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओवरव्यू में क्या बताया गया है? बर्लिन वॉल के बारे में बताया गया है. जैसे ही आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, साथ में अपनी एनसीईआरटी रखिए सो दैट यू नो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं. सब कुछ एनसीईआरटी से ही मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो वो एक जो रिलेशन है आप वो कनेक्ट कर पाएंगे. राइट? चलिए, सो बर्लिन वॉल क्या थी? बर्लिन वॉल जर्मनी को डिवाइड करती थी. एंड ये वेस्ट जर्मनी है एंड दिस इज ईस्ट जर्मनी. इनके बीच में ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, दिस इज नोन एज द बर्लिन वॉल. क्लियर है? चलिए, अच्छा जी. इट वॉज बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर. ये जब कोल्ड वॉर, दो अलायंसेस के बीच के ये जो टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशंस चल रहे थे, उस दौरान यूएस के अलायंस और यूएसएसआर के अलायंस को डिवाइड करने के लिए ये वॉल बनाई गई थी. वेस्ट जर्मनी किसके अलायंस में आता है? यूएसए. और ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर. क्लियर है? ईस्ट यूरोप was under USSR's alliance and West Europe was aided by the USA. क्लियर है? परफेक्ट. आगे चलते हैं. So the Berlin Wall symbolized division between the capitalist and communist world. Capitalist world कौन सा है? USA का alliance. और communist world कौन सा है? USSR का alliance. क्लियर है? आगे चलते हैं. It was built in 1961 to separate East and West Berlin. Right? बर्लिन कहां पे है? जर्मनी में है. मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल फाइनली ब्रोकन बाय पीपल ऑन 9th November 1989. जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम इसको रिलेट करेंगे. कब तोड़ दी गई? 1989, 9th November. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर CUET as well as CBSE. क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट आवर बर्लिन वॉल. 13 अगस्त 1961 से लेकर 9 नवंबर 1989 तक ये रही. आगे चलते हैं. सो यहाँ पे आप ये क्लिपिंग्स देख सकते हैं. ईस्ट जर्मनी अलाउज सिटीजन्स टू लीव बाय एनी रूट. द आयरन कर्टेन टॉर्न ओपन. बर्लिनर्स क्रॉस द वॉल टू फ्रीडम. राइट? चलिए, अब हम चलते हैं चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल. जब ये वॉल गिराई गई 1989 में, तो क्या हुआ? इट मेंट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड. ये सेकेंड वर्ल्ड क्या है? सेकेंड वर्ल्ड इज द यूएसएसआर अलायंस. इट इज ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न अलायंस. इनका जो मिलिट्री पैक्ट था वो क्या था? वॉर्सो पैक्ट था.
राइट? सो ये सारे सिनोनिम्स है, सेकेंड वर्ल्ड, यूएसएसआर अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, वॉर्सो पैक्ट, फाइन, परफेक्ट। फिर क्या हुआ, जर्मनी विच वॉज डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, 1939 से 45, वॉज नाउ यूनिफाइड, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी अब जुड़ गया, राइट? ऑल्सो इसका मतलब क्या था, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, राइट? कि अब जो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो कोल्ड वॉर तो एंड हो ही जाएगी, राइट? एंड इट ऑल्सो मेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब ये इमीडिएटली 1989 में नहीं हुआ, 1989 के बाद हुआ, 1991 तक, क्लियर है? सो 1989 के बाद इस इवेंट ने ये सब कुछ ट्रिगर किया, जो कि बाद में जाके 1991 में हम देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट व्हाट वाज द सोवियत यूनियन? ये सोवियत यूनियन था क्या? जो हम यूएसएसआर शब्द बार बार पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूएसएसआर? तो ध्यान से इस मैप को देखेंगे, प्लीज 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 बहुत ध्यान से देखिए। ये जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसमें आखिरकार कितनी कंट्रीज आती थी, कितनी रिपब्लिक्स थी जो बाद में जाके इंडिपेंडेंट हो जाती है? तो सबसे पहले बड़ी रिपब्लिक हमें दिख रही है रशिया, राइट? सो दिस इज रिपब्लिक नंबर 1। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बाल्टिक रिपब्लिक, जो है हमारी एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुएनिया। फिर हमारे पास है बेलारूस और यूक्रेन, एंड देन वी हैव मोल्डोवा, राइट? सो ये है हमारी सारी रिपब्लिक्स। सो नंबर 1 हमारा है रिपब्लिक्स। फिर हमारे पास आता है कार, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नंबर 2। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में क्या क्या है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। मोस्टली वो स्तान वाली कंट्रीज, ये है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट? तो हमने देखा रशियन रिपब्लिक्स, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, ये सब रिपब्लिक्स, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए रिपब्लिक्स लिख दिया है, यहाँ पे कार्ड लिख दिया है इन सबको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को सिग्निफाई करने के लिए। एंड तीसरा जो चीज है वो है हमारा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, EEC। तो इन तीनों को जब जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो बनता है हमारा USSR। अब हम जानेंगे सोवियत सिस्टम के बारे में, कैसा सिस्टम, कैसा हम कह सकते हैं गवर्नेंस का फॉर्म चलता था सोवियत यूनियन में। तो सबसे पहले ऑल्सो कॉल्ड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर अ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन हुआ जब 1917 में, इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का अर्थ क्या है? एक ऐसी आइडियोलॉजी जहां पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन यानी कि इक्वल सोसाइटी, जहां पे कोई, जैसे बोल दिया क्लासलेस सोसाइटी, हर एक सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, राइट? सो क्लासलेस सोसाइटी, राइट? जहां पे वेलबींग ऑफ द सिटीजंस मेन मोटो रहेगा। सो रशियन रेवोल्यूशन होता है 1917 में, कौन से आइडियल से इंस्पायर होके? सोशलिज्म से, विच इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर, है ना? जिसका क्या था मेन ऑब्जेक्टिव? टू हैव एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी, अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मेन चीज जो हम पढ़ेंगे, देयर इज नो प्राइवेट और इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। क्या, कौन ओन कर रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम स्टेट के नाम से भी हम जानेंगे। दीज आर बोथ सिनोनिम्स, ठीक है, फाइन। जब हम इंटरनेशनल एरिना में स्टेट की बात करते हैं तो कंट्री को रेफर करते हैं, स्टेट यानी कि कंट्री। अगर हम एक कंट्री में स्टेट बोलते हैं, यहाँ पे जैसे बात हो रही है गवर्नमेंट की, तो स्टेट है। हाउएवर अगर हम सेंट्रल और स्टेट की बात करें तो जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं 29, वो स्टेट्स हैं, तो 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेट से रेफर किया गया है, राइट? सो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसा कैपिटलिज्म था कहाँ पे? यूएसए में, यहाँ पे वैसा नहीं था। कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट, सारे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। So this was a society designed on principles of equality. It gave primacy यानी कि importance to state यानी कि government and institution of party.
ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी क्या है, यहाँ पे एक ही पार्टी थी. द पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड वन पार्टी विच वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी. तो कम्युनिस्ट पार्टी ही तो गवर्नमेंट है, राइट. सो देयर वॉज नो मल्टी पार्टी सिस्टम, देयर वॉज ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी. इकोनॉमिक सिस्टम प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. पूरी जो इकोनॉमी थी वो स्टेट रेगुलेट करती थी, स्टेट कंट्रोल करती थी. अब क्या होता है, इससे पहले हमने मैप देखा, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया. अब क्या होता है, यूएसएसआर हेल्प करता है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की टू बिकम फ्री फ्रॉम द फैशिस्ट फोर्सेस. ये फैशिस्ट फोर्सेस क्या है, जिन्होंने उन पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंट्रोल किया, राइट. क्लियर है. अच्छा जी, तो आप यहां देख सकते हैं दिस इज द सोवियत यूनियन. यहां जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया, ये सारी सैटेलाइट स्टेट्स बन जाती है यूएसएसआर की. फिर 1948 में यूगोस्लाविया भी पार्ट बन जाता है एंड 1960 तक यहां हमारे पास ये ऑरेंज में अंटिल 1960 अल्बानिया भी पार्ट बन जाता है. सो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कैसे हेल्प करता है यूएसएसआर, फाइनेंशियली एड देता है, मिलिट्री हेल्प देता है, जैसे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में मार्शल प्लान के थ्रू यूएस करता है, राइट. सो इससे क्या होता है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो यूएसएसआर के मॉडल पे बेस्ड हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू फॉल अंडर द अलायंस ऑफ द यूएसएसआर, राइट. सो दे केम अंडर यूएसएसआर, फॉर्म्ड सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक. क्लियर है. एंड इसका जो मिलिट्री अलायंस था वो क्या था, वॉर्सो पैक्ट, जो कि 1955 में फॉर्म हुआ, जिसका मेन मोटो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू काउंटर द फोर्सेस ऑफ नेटो, जो कि यूएसए का मिलिट्री पैक्ट है. इज इट क्लियर, फाइन. चलिए, सो दीज आर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूएसएसआर इनको हेल्प देती है, फाइनेंशियल एज वेल एज मिलिट्री, और फिर वो यूएसएसआर के कंट्रोल के अंडर आ जाते हैं. परफेक्ट. अब बात करते हैं यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी थी. इट वॉज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यूएस. तो यूएस की इकोनॉमी नंबर 1 एंड फिर नंबर 2 पे यूएसएसआर की इकोनॉमी. इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क. काफी कॉम्प्लेक्स और काफी वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क था. वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, जिसमें ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन सब इंक्लूडेड है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था, काफी अच्छी कनेक्टिविटी थी, वेल कनेक्टेड था इवन टू इट्स रिमोटेस्ट एरियाज. आगे चलते हैं. A domestic consumer industry that produced everything from pins to cars. खुद की एक सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री थी जहां पे प्रोडक्शन होती थी, राइट. हाउएवर क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं होती थी अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो, राइट. द स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, जहां पे गवर्नमेंट बेसिक सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता था फॉर हेल्थ, एजुकेशन, वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स. देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी. स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, राइट. सब सारे रिसोर्सेज, सारा कंट्रोल किसके पास था, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के पास. लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट. सो देयर वॉज नो प्राइवेट और इंडिविजुअल ओनरशिप, जो मैंने आपको पहले बताया. क्लियर है. Perfect. So these were the points about the economy of USSR. अब तारीफ सुन ली है तो थोड़ी सी गॉसिप करते हैं. What were the inefficiencies, faults in the system? क्या बुराइयां थी, क्या negative aspects थे. So the system was very bureaucratic and authoritarian. इन भारी भारी शब्दों का मतलब क्या है. ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जो सारे ही रूल्स रेगुलेशंस थे वो बहुत सिस्टमैटिकली फॉलो किए जाते थे, राइट. ब्यूरोक्रेसी हम किसको कहते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, राइट. तो बहुत ज्यादा एक प्रोसेस था. एंड अथॉरिटेरियन थी गवर्नमेंट, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है, जो सारी पावर है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है. देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पीपल्स रूल, राइट.
एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी, आप खुल के अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जैसे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कि क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तीनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे सब के ऊपर एक ही पार्टी का कंट्रोल था एंड इट वाज अनअकाउंटेबल यानी कि अनआंसरेबल टू द पीपल। समझ रहे हैं? रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रिपब्लिक्स फेल्ट निग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड, उनको निग्लेक्टेड फील होता था और सप्रेस्ड फील होता था, राइट। हमने रिपब्लिक्स की बात करी जो हमने मैप में देखा। फिर क्या है, जो इकोनॉमी है वो आर्म्स रेस में लग जाती है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, राइट। सो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव जो सारा रिसोर्स है, जो सारा कैपिटल है, पैसा है, वो आर्म्स को बनाने में चला जाता है, राइट। आगे चलते हैं। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, हाई फाई कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल डेवलप्ड नहीं था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजंस। इन तीनों ही मामलों में यूएसएसआर वाज फार बिहाइंड यूएसए। इकोनॉमी वाज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट यानी कि कोई ग्रोथ ही नहीं है, रुक गई है, राइट। क्लियर है? सो दिस इज द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ता है। सो गोर्बाचेव यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव, एज हिज नेम इज मिखाइल गोर्बाचेव, बनते हैं द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, उनके पास एक पोजीशन आती है, पावर आती है। वो क्या कहते हैं कि मैं सोवियत सिस्टम में चेंज लाऊंगा, रिफॉर्म्स लाऊंगा फॉर द बेटर, जिससे जो अब हम यूएसए के पीछे हैं वो नहीं रहेंगे और उनको ओवरकम करने में आसानी होगी। सो मिखाइल गोर्बाचेव लाते हैं पॉलिसीज, क्या नाम है पॉलिसीज के, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, एक ओपन सिस्टम, एंड पेरिस्ट्रोइका यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग। अभी इनको हम इन डेप्थ समझेंगे, राइट। तो क्या होता है, वो ठानते हैं टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम, यही सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा पॉइंटर्स में, and to keep USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West, कि उनसे बराबरी करेंगे और डेवलप होंगे। to normalize, अब वो क्या डिसीजंस लेते हैं, हैशटैग द रिफॉर्म्स नंबर 1 कि हम यूएसए के साथ, वेस्ट के साथ, वेस्टर्न अलायंस के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेंगे, जैसे जो कि कोल्ड वॉर के ऑपोजिट है, राइट। एंड नंबर 2 डेमोक्रेटाइज करेंगे और चेंज करेंगे सोवियत यूनियन को, यानी कि हम यूएसए की आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी अपना लेंगे। तो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिफॉर्म्स है जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से एकदम ऑपोजिट है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा लोगों को, और रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे यानी कि पूरा सिस्टम को चेंज कर देंगे। सो अब इन पॉलिसीज के कारण क्या इफेक्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। The East European countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet control, कि हमें जो यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा है उनसे आजादी चाहिए, राइट। गोर्बाचेव ने दखल अंदाजी नहीं करी एंड दैट इज वाई द कम्युनिस्ट रिजीम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। वहां पे जो कम्युनिस्ट वी कैन से रूल था या फिर वो यूएसएसआर के अंडर जो कंट्रोल था वो कोलैप्स होता चला गया। तो सबसे पहले कहाँ हुआ, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। परफेक्ट, आगे चलते हैं। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, these reforms were opposed by the leaders within the communist party। जो कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं भैया, जनरल सेक्रेटरी ने तो बोल दिया रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन जो लीडर्स थे और उन्होंने अग्री नहीं किया, अपोज किया। अ कूप, an uprising took place in 1991 that was encouraged by these communist party leaders, राइट, जो अपोज थे इस डिसीजन से। आगे क्या होता है, तो अब ये जो कूप, ये जो अपराइजिंग की हम बात कर रहे हैं 1991 में जो होती है, तब तक क्या होता है भाई, पीपल हैड टेस्टेड
फ्रीडम, लोगों ने जो आज़ादी है उसका टेस्ट ले लिया होता है, एंड बाय देन दैट इज व्हाई दे डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, राइट? कौन? जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी. सो बोरिस येल्सिन emerged as a national hero. बोरिस येल्सिन एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज करते हैं इस कूप में. कैसे? बिकॉज उन्होंने रशिया में एक पॉपुलर इलेक्शन जीता होता है, राइट? तो वो एक तरह से डेमोक्रेसी का झंडा लेके आगे गाइड करते हैं सबको. सो अब क्या होता है, ये जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेट थी, की गवर्नमेंट थी, वो धीरे धीरे हिलने लगती है, शेक ऑफ होने लगती है. तो यहाँ पे यूरोपियनाइज्ड पार्ट, जो यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपने आप को इंडिविजुअल सोवरेन स्टेट्स की तरह देखने लगती है. सोवरेन स्टेट्स यानी कि दे हैव absolute power over themselves and no foreign power can come and control over them, right? And Central Asian Republics क्या बोलती हैं कि हमें तो USSR के साथ ही रहना है, उनका पार्ट बन के रहना है. We don't want to be independent, so they did not ask for independence and wanted to remain within the Soviet Federation. However, ये सबसे बड़ी आयरनी है क्योंकि सबको लगता था कि due to the cultural differences, ये Central Asian Republics ही सबसे पहले आज़ादी मांगेंगी या फिर USSR से निकलना चाहेंगी. However, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा यूरोपियन कंट्रीज ने ये डिमांड रखी. So finally in December 1991, under Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of USSR, declared that the Soviet Union was disbanded, कि अब USSR disintegrate हो गया है. अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस आता है? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ USSR वॉज बैंड. नंबर 2, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर टू बी अडॉप्टेड. जो यूएसए की आइडियोलॉजीज थी, अब हम वो अडॉप्ट करेंगे. एंड नंबर 3, एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाएंगे, जो भी ये सारी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके लिए ग्रुप. सो अब रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन. हम देख ही सकते हैं जो रशिया का साइज है वो कितना बड़ा है, और वो डोमिनेंट तो थी ही सारी रिपब्लिक्स में से, राइट? It inherited the Soviet seat in United Nations Security Council. It also accepted all the international treaties and commitments of USSR, and it took over as the only nuclear state of post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. तो बहुत ज़्यादा important pointers हैं for your exam. Now let's cover the boxes जहाँ पे leaders of the Soviet Union की बात करी गई है. सबसे पहले we have Vladimir Lenin. He was the founder of Bolshevik Communist Party, the leader of Russian Revolution of 1917, founder head of the USSR, outstanding theoretician and practitioner of Marxism. ये सारे ही बॉक्सेस CUET MCQ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The next leader is Joseph Stalin. He led the Soviet Union during its consolidation. जब यूएसएसआर को इंटीग्रेट किया जा रहा था विद अदर रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड योर ईस्टर्न यूरोप. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन इनके अंडर हुआ. सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हासिल हुई. रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s. ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये हिस्ट्री क्लास बन जाएगी. जो भी रेलेवेंट है just give it a reading. Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union from 1953 to 64, जो हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ी, राइट? Suggested peaceful coexistence with the West, denounced Stalin's leadership style, अपोज किया, involved in suppressing popular rebellion in Hungary and in the Cuban Missile Crisis, right? He was the leader. Leonid Brezhnev, he was the leader of Soviet Union from 1964 to 82. तो आप एक बार ये लाइन में क्रोनोलॉजिकली लीडर्स के नाम लिख लेंगे तो सही रहेगा. Proposed Asian Collective Security System associated with the detent phase in relations with US, जब कोल्ड वॉर को ईज कर रहे थे, जब दोनों के बीच में जो राइवलरी थी, जो कोल्ड वॉर थी, वो थोड़ी कूल डाउन हो रही थी, एंड सॉल्ट जैसी आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन करी गई. इन्वॉल्व्ड इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रेबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया एंड इन इन्वेडिंग अफगानिस्तान. ही वाज द लीडर. Then we have Mikhail Gorbachev, last leader of Soviet Union.
introduced economic and political reform policies of perestroika and glasnost, stopped the arms race with US, withdrew Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe, helped in the unification of Germany, the fall of Berlin Wall, ended the Cold War, blamed for the disintegration of the Soviet Union. Who is blamed? Mikhail Gorbachev. Then we have Boris Yeltsin, the first elected president of Russia, 1991 to 1999. Very, very, very important. He rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev. Later joined the critics of Gorbachev and left the Communist Party, led the protests against Soviet regime in 1991, जो हमने coup पढ़ा, right? And who emerged a hero? Played a key role in dissolving the Soviet Union, blamed for hardships suffered by Russians in that transition from communism to capitalism. इनको blame किया जाता है for the shock therapy. So यहाँ पे chronology समझ में आ गई आपको? Very well done. आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. आखिरकार क्यों? Why did the Soviet Union disintegrate? What were the reasons for this disintegration? चलिए, तो सबसे पहले द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. जो गवर्नमेंट है उसमें अंदरूनी, इंटरनली, अंदर से वो बहुत वीक हो गया था. क्यों? क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस, जो लोगों की इच्छाएं थी, वो तो फुलफिल कर नहीं पाते थे. एंड इस कारण से बहुत, ये जो हमने ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव पढ़ा, ये सारे ही इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सिस्टम का रीजन है. फिर दूसरा आंसर है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. जो इकोनॉमी थी वो ग्रो होना बंद हो गई और स्टैग्नेंट हो गई. देयर वाज नो इकोनॉमिक ग्रोथ. Economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है इकोनॉमी का? यहाँ पे. This led to huge economic burden that the system could not cope up with. Right? इसी की वजह से हम यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. Ordinary citizens became more knowledgeable and aware about the economic advance of the West. उनको, जिनको अभी तक बताया जा रहा था कि USSR बेस्ट है, उनको पता चला USSR तो USA से तो बहुत ज़्यादा पीछे है. So it came as a shock to the people. लोगों के एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा. Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. तो इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट हो ही गई थी, साथ में साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेंस. भैया कम्युनिस्ट पार्टी ही 70 साल से रूल कर रही है, राइट? सो देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, राइट? स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन था. ये नहीं है कि बहुत जल्दी से कोई भी गवर्नमेंट का काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं. देयर वाज स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन. रैम्पेंट करप्शन था, करप्शन बहुत ज्यादा था भाई. सारा पैसा किनके पास था? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं. द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड. ओपननेस नहीं थी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करे. जी नहीं, हम तो वैसे ही रहेंगे. द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट, कि जैसे यहाँ पे क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है. आप, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल. वहां ऐसा नहीं था. द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सारी पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, राइट? देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. जो 3 हमारे इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, वो भी एक ही पार्टी के अंदर है जो 70 सालों से रूल कर रही है. द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर सपोर्ट, पॉपुलर बैकिंग. जब तक लोगों का सपोर्ट है तब तक तो हर एक लीडर खुश रहेगा, लेकिन जब लोग ना खुश हैं तो वो गवर्नमेंट ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली, चाहे वो एक मोनार्की हो या फिर डेमोक्रेसी हो. अब ये जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म थे, इन्होंने क्या मदद करी? इनकी वजह से तो उल्टा और डिसइंटीग्रेशन हो गया. तो इसके लिए 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. सबसे पहला ओपिनियन ये है कि गोर्बाचेव को ज्यादा जल्दी, he should have moved much faster and they were disappointed and impatient with his methods, कि बहुत ज्यादा स्लो था और बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उसके रिफॉर्म्स को अप्लाई होने में. और दूसरा जो ग्रुप है उनका ओपिनियन है, स्पेशली ये वो हैं जिन सबकी पावर इरोड हो रही थी, द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड those who served the system. इनको एकदम ऑपोजिट लग रहा था कि इतनी जल्दी से हमारी सारी पावर इरोड हो रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा, he was moving too quickly, right?
तो भैया इन्हीं दोनों ओपिनियंस की टग ऑफ वॉर में, ये सही है मैं सही हूं, क्या हुआ, गोर्बाचेव लॉस्ट पॉपुलर सपोर्ट ऑन बोथ साइड्स, राइट, लोगों ने कोई सपोर्ट शो नहीं किया, राइट। सो गोर्बाचेव ने क्या प्रॉमिस किया था, टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैच अप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब एक सपना ही रह गया। एंड सबसे क्रूशियल और मेन फैक्टर, रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स proved to be the final and most immediate cause for disintegration of USSR। उनमें क्या आई, नेशनलिज्म की भावना आई कि अब हम किसी दूसरी पावर, किसी दूसरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना रहें, खुद को हम एक सोवरेन स्टेट बनाएं। क्लियर है, परफेक्ट। सो दीज आर द बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। जो मैंने आपके साथ आयरनी डिस्कस करी वो क्या थी, दैट मेनी थॉट दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट, गिवन देयर एथनिक एंड रीजनल and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness। इन तीन रीजंस के कारण सबको लग रहा था कि कार जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है उनमें सबसे ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होंगी। हाउएवर क्या हुआ, आयरॉनिकली उल्टा क्या हुआ, एज थिंग्स टर्न्ड आउट नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मोर यूरोपियन एंड प्रॉस्पेरस पार्ट, in Russia and the Baltic areas as well as in Ukraine and Georgia। Ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas with the Soviet Union। इनको क्या लग रहा है कि हमारा सारा ही जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो उससे इनको मदद मिल रही है, बैकवर्ड कंट्रीज को हेल्प मिल रही है और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो नहीं हो रही। एंड जैसे हमने बताया, रीजनल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो थे ही। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या आफ्टर इफेक्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। सो नंबर 1, इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, द एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स एंड द एंड ऑफ द आर्म्स रेस। तीनों का एंड हो जाता है क्योंकि अब उन दोनों में से एक पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। परफेक्ट। पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। अब क्या होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो एक यूनिपोलर सिस्टम एस्टैब्लिश होगा जहां पे एक ही पावर डोमिनेट करेगी वर्ल्ड को, या फिर एक मल्टीपोलर सिस्टम एस्टैब्लिश होगा। करंटली तो मल्टीपोलर सिस्टम है, लेकिन 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलर सिस्टम एस्टैब्लिश होता है, विच इज द हेजेमनी ऑफ यूएसए, राइट। And the fourth consequence is that the international system saw many newly independent countries. So the emergence of newly independent countries, जो सारी रिपब्लिक्स थी, which were a part of USSR, right? जिसमें आ गया रशिया, other republics, Central Asian republics and East European countries, right? Perfect. अब आपकी बुक में जो टाइमलाइन ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन गिवन है, जस्ट गिव इट अ रीड ताकि आपको सारे सीक्वेंस समझ में आ जाए, कब क्या कैसे हुआ। इसमें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है तो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, सिर्फ आपको रीडिंग देनी है, राइट। आगे चलते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम। शॉक थेरेपी इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। सो शॉक थेरेपी क्या है, जो पहले यूएसएसआर का कम्युनिस्ट और अथॉरिटेरियन सिस्टम था, उससे यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जो प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, प्रोसेस ऑफ चेंज, इसको रेफर किया गया शॉक थेरेपी के नाम से। दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक,
एंड IMF इंस्टीट्यूशंस लाइक देम इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्होंने लोन प्रोवाइड किया ताकि इन कंट्रीज को, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को मदद हो सके इस ट्रांजिशन में, इस चेंज को करने में। ये जो प्रोसेस था ये बहुत ज्यादा दर्दनाक था, पेनफुल था। कैसे हम जानेंगे इसको? इसी वजह से क्या बोला गया है? शॉक थेरेपी। परफेक्ट। So finally the model of transition by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as the shock therapy. Final हो गया, बहुत easy, सभी को समझ में आ गया। परफेक्ट। सो अभी शॉक थेरेपी कैसे होता है, कैसे ये चेंज होगा? एक कम्युनिस्ट, एक स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट से सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, कैपिटलिस्ट हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होगी उन सारे ही एसेट्स की जो स्टेट, जो कि गवर्नमेंट के पास थे, है ना, अब उनको सेल किया जाएगा इंडिविजुअल ओनर्स को। एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप, अगर कॉर्पोरेट ओनरशिप थे, जो कंपनी की थी, वो भी इंडिविजुअल्स को सेल होगी, राइट? सो दे वर प्राइवेटाइज्ड। एंड साथ ही साथ जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था, कलेक्टिव फार्म्स थे, उनको किससे रिप्लेस करना था? प्राइवेट फार्मिंग से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सोशलिज्म और कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? परफेक्ट। The free trade regime and foreign direct investment were to be the main engines of change. अब क्या हो गया भैया? ट्रेड एस्टैब्लिश करना है। तो पहले जो यूएसएसआर बाहर वेस्ट से ट्रेड नहीं करता था, अब वो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज ट्रेड करेंगी आपस से हटके ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फ्री ट्रेड रिजीम, लिबरलाइजेशन एंड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से कोई भी इन कंट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो होगा। ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन, जैसे मैंने बताया, एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ये सब कुछ अलाउ किया जाएगा, ओपननेस की जाएगी, राइट? अगर हम ट्रेड में बोले तो अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस जो आपस में थे विद इन द US among the countries of Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region. And the Western capitalist states now became the leaders. जो Western countries है वो इनको guide करने लगी about this transition. अब हम बात करते हैं इस शॉक थेरेपी का क्या रिजल्ट था, क्या कॉन्सिक्वेंस था। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब इस ट्रांजिशन, ये जो हमने यूएस की आइडियोलॉजीज पे शिफ्ट किया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस था वो पढ़ेंगे। सो द शॉक थेरेपी ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। भैया सबका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज डिस्ट्रॉयड। अब कोई सब्सिडी नहीं है, कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है। 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। द academic and intellectual manpower disintegrated or migrated, right? जो the people who were working in jobs. Mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. तो भैया जिनके पास पैसे थे उन्होंने ही सब खरीद लिया, right? And this largest garage sale in history किसको बोला गया है? जब इतनी valuable industries को अंडर वैल्यू करके थ्रो अवे प्राइजेस पे बेचा गया, बहुत ही कम दामों पे बेचा गया। This is known as the largest garage sale in history, right? The value of the ruble, रूबल क्या है? रशियन करेंसी है, जैसे यहाँ पे INR है, वैसे ही that declined dramatically। इसका मतलब क्या है? जैसे एक टाइम पे $1 कितना होता था? INR 7 रुपीज। आज के टाइम पे कितना है? INR 80 रुपीज। So this means that our currency is
डिक्लाइनिंग ड्रामेटिकली। तो सिमिलरली रशियन करेंसी के साथ हुआ उस टाइम पे। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। 10 साल पहले की इकोनॉमिक सिचुएशन से भी कम जीडीपी चली गई। सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। जैसे मैंने बताया, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, एंड दैट मेंट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। जो उनकी सेविंग्स थी वो अपने डेली रूटीन आइटम्स को खरीदने में ही चली गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो हमने शॉक थेरेपी का ट्रांजिशन पढ़ा, इसमें ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया है? इकोनॉमिक ट्रांजिशन पे, इकोनॉमिक चेंज पे, है ना, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ। लेकिन हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम था, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस था, उस पे उतना ध्यान नहीं दिया इन दीज न्यू रिपब्लिक्स, इन दीज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशंस को हरी में, जल्दबाजी में बनाया गया। जैसे अगर हम बात करें रशिया की, तो एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया विद द वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी पावर्स। तो वापस से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एक ही अथॉरिटी के पास दे दिया, राइट। सो पार्लियामेंट बहुत वीक हो गए, देयर वाज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। सिमिलरली द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड देन अगेन फॉर 10 years। तो जो मेन हमारा शिफ्ट था डेमोक्रेसी की तरफ, वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया। जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। जो हमने पढ़ा 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स, उनके बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं था, which is your judiciary, executive and legislature. The one who makes laws, the one who implements laws, and the one who ensures justice and cross checks the laws. Perfect. अब कैसे रिवाइवल होता है? Most of these economies, especially Russia, started reviving in the year 2000, 10 years after their independence. Reason for the revival? The export of natural resources like oil, natural gas and minerals. इससे जाके इनकी इकोनॉमी इंप्रूव हुई। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की बात करें, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। वो तो हमने इकोनॉमी में भी पढ़ा कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। और अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें, उनके थ्रू ये नेचुरल गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उनको रेंट मिलता है इन ऑयल पाइपलाइंस का। सो दिस इज द रिवाइवल ऑफ देयर इकोनॉमीज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कौन कौन से एरिया में कॉन्फ्रंटेशंस हुई? तो सबसे पहले रशिया। 2 republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. Secessionist movements यानी कि to have a separate country, independence के लिए movements, right? Moscow's method यानी कि Russia's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminatory military bombings have led to many human rights violation. इनके साथ डील करने में, इनको शांत करने में कई बार मिलिट्री बॉम्बिंग्स करी है रशिया ने, जिधर बोला गया है दैट दिस हैज लेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कि गलत था। अब बात करते हैं तजिकिस्तान की। इट विटनेस्ड अ सिविल वॉर यानी कि एक वॉर विद इन द कंट्री दैट वेंट ऑन फॉर 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. Sectarian यानी कि based on different sections, right? So this is about Tajikistan. अब चलते हैं अजरबैजान के प्रोविंस ऑफ नगोर्नो काराबख, right? This is Azerbaijan and this is the province that we are talking about. Local Armenians want to secede and join Armenia. जो वहाँ के लोकल अर्मेनियंस हैं, पीपल हु आर अर्मेनियंस, और जो इधर रहते हैं इस प्रोविंस में, वो अर्मेनिया जो कि एक दूसरी कंट्री है, इसकी पड़ोसी कंट्री, उसमें जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर चलते हैं जॉर्जिया पे। So this is Georgia and यहाँ पे demand for independence has come from 2 provinces resulting in a civil war, a war within the country. There are movements against the existing regimes, rules in Ukraine,
Kyrgyzstan and Georgia. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हर एक पावर, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, वो सब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते हैं। अब चलते हैं चेकोस्लोवाकिया में, जहां पे एक पीसफुली स्प्लिट हो गया इनटू टू रीजन्स, द चेक्स एंड द स्लोवैक्स, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज, राइट। फिर बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, आफ्टर 1991 it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina declaring independence। तो यूगोस्लाविया के काफी सारे several provinces अलग अलग हो गए। Ethnic Serbs opposed this and a massacre of non-Serb Bosnians followed। तो जो वहाँ के ethnic Serbs थे उन्होंने ये अपोज किया, लेकिन non-Serbs Bosnians ने ऐसा बोला कि ये होगा एंड इनमें फिर लड़ाई हो गई। आफ्टर द नेटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया, उधर एक इंटर एथनिक सिविल वॉर हुई between the Serbs and non-Serb Bosnians. So this is about Balkan republics of Yugoslavia. अब चलते हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया की कैसे रिलेशंस है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ में। So India has maintained good relations with all the post-communist countries. However, Indo-Russian relations are the strongest. रशिया के साथ इंडिया के relations बहुत strong हैं। Indo-Russian relations are embedded in a history of trust and common interests and are matched by popular perceptions. Right? वहाँ पे ट्रस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है जो दोनों कंट्री अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू एस्टैब्लिश अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड जो लोग हैं वहाँ के पॉपुलरली वो भी इसे सपोर्ट करते हैं। दे शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी कंट्रीज इक्वली इंटरनेशनल वर्ल्ड में पावर होल्ड करती है। The Indo-Russian Strategic Agreement of 2001, जहाँ पे more than 80 bilateral agreements have been signed, shows this strong friendship between the two. And इस इंडिया-रशिया फ्रेंडशिप में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ 1971, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, राइट। चलिए, so what is this vision of a multipolar world order? Coexistence of several powers in the international system, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म मेंटेन रहे, राइट। किसी भी एक पावर के पास ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, ग्रेटर रीजनलिज्म हो, जैसे कि अगर हम रीजनलिज्म की बात करें जो एशिया की यूनिटी है या फिर साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, राइट। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हो ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि वो वॉर में कन्वर्ट ना हो, राइट। बातचीत करके सेटलमेंट हो जाए। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो फॉर ऑल द कंट्रीज, सबकी अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। ये है विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं इंडो रशियन सॉलिडारिटी से? On issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia, balancing its relations with China, Russia इंडिया को सपोर्ट करता है। Russia and India have collaborated on various scientific projects, तो वहाँ पे भी फायदा है। It has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis, during the Russia-Ukraine war। अभी भी हम ऑयल कहाँ से सप्लाई करते हैं? रशिया से। It assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it। एक एग्जाम्पल है ये जो हमने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स किया, स्पेस में भी हेल्प किया है। इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो इंडिया को मिलते हैं रशिया से। एंड बदले में बेनिफिट्स टू रशिया क्या है? द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia। रशिया को मोस्टली सारे आर्म्स सप्लाई इंडिया करती है। अब चलते हैं इंडिया यूएसएसआर रिलेशंस पे। सो बिफोर डिसइंटीग्रेशन, बिफोर 1991 इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस कैसे थे? इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें, द यूएसएसआर असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट। इट गेव
aid यानी कि help and technical assistance for steel plants like Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam and machinery plants like Bharat Heavy Electrics Limited, etc. It accepted Indian currency for trade when India was short of foreign exchange. आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली कितनी हेल्प हुई, राइट? पॉलिटिकल अगर हम रिलेशंस की बात करें, इट सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर विद पाकिस्तान इन 1971. इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज. आगे बात करते हैं मिलिट्री रिलेशंस की. इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम यूएसएसआर एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजीज. तब रशिया ने साथ, यूएसएसआर ने साथ दिया. द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस अग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट. कल्चर अगर हम रिलेशंस की बात करें, टाइज की बात करें, तो हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन सोवियत यूनियन. अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स विजिटेड द यूएसएसआर. तो कल्चरल टाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. Perfect. So guys, that is it for our one short chapter explanation for chapter number 1, the end of bipolarity. अगर आपको कुछ भी समझ में आया है और थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अपने क्लास ग्रुप्स, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू आर एट ह्यूमैनिटीज. हैप्पी लर्निंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.